मेरे टाइम में ऑरकुट था। बेवकूफ लोग हमें जब बेवकूफ बोलते थे कि करियर अपना डुबा रहा है, ये तो कोई ऐसे कोई काम का नहीं रहेगा, ये ना पढ़ाई ठीक कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और ये अब सिक्योरिटी कंपनी खोल रहा है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड इससे समझते कि ये गार्ड बनेगा कंपनी का। ब्लैक हैट हैकर, अब यहाँ शुरुआत होती है कैटेगरी ऑफ हैकर्स। एक होता है वाइट, एक होता है ब्लैक, और दूसरा होता है, तीसरा होता है ग्रे। लेकिन अपना एक चीज़ आई वाज क्लियर कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का भी नहीं हैक करता, बिकॉज दैट्स व्हेयर एथिक्स कम्स इन। How would you define cyber peace? वी आर टॉकिंग अबाउट कि साइबर और पीस को जोड़ो और बात करो पीस के बारे में इन दी साइबर स्पेस। झारखंड को हम साइबर सिक्योरिटी हब बनाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। केरला पुलिस हमारे पास आती थी पूछने, हमारा मॉडल केरला पुलिस ने लिया और साइबर डोम बना दिया। ग्लोबली मैं देख रहा हूँ कि लोग, बच्चे जहाँ पे हैं, रांची के बच्चों को देख रहा हूँ, चाहे बिहार के बच्चे को, उड़ीसा के बच्चे, वेस्ट बंगाल, तो इस तरह के बच्चे जो टियर 3 स्मॉल टाउन्स और ऐसे से निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छा इस क्षेत्र में। अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो डोंट गो फॉर फ्री लंचेस। और उसका मैं बताऊँ कि कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिल रही है तो आप समझ जाइए कि उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो आपने सुना होगा सेक्सटॉर्शन स्कैम जो ऑनलाइन हो रहा है। व्हाट्सएप पे कोई कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल करके आप जैसे ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा तो दूसरी साइड एक महिला होगी, वो महिला अपने मतलब कपड़े उतारेंगे और उसको वीडियो को कैप्चर किया जाएगा। कैप्चर इसलिए हो जा रहा है ताकि आपको फिर ब्लैकमेल कर पाए कि देखो आप ये वीडियो व्हाट्सएप पे बाकायदा देख रहे थे, और फिर आपके फैमिली को वीडियो भेजा जाएगा पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लोन स्कैम के चलते अभी हाल में ही और एक पत्रकार के साथ ये हुआ है, 10,000 का लोन तब्दील हो गया 1 लाख रुपया में। अब चुकाए तो कैसे चुकाए? फ्लैश सेल हो सकता है, आपको अमेजोन का लोगो दिखेगा लेकिन वो अमेजोन का वेबसाइट नहीं होगा। सिर्फ अरेस्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है कि आपने किताब बना लिया और आप उम्मीद करें कि वो किताब सब कोई दुनिया पढ़े, तो मेरे को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं। पावर ग्रिड हैक ना हो, क्योंकि पावर अगर चला गया तो आप समझिए ब्लैकआउट सिटी में हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो आने वाला थ्रेट आगे मैं देख रहा हूँ कि हम कैसे पोस्ट क्वांटम रेडी हों। Do you think कि AI एक वक्त पर इतना इवॉल्व हो जाएगा कि वो साइबर अटैक करने योग्य बन जाएगा? ऑलरेडी इंसिडेंट्स हो गए, जामतारा लाइमलाइट में आ गया बिकॉज सबसे पहले शुरुआत उस तरह का इकोसिस्टम वहीं पे हुआ, और बिकॉज ऑफ दैट ज्योग्राफी भी आपको मालूम होना चाहिए, आप झारखंड से हैं, कि वहाँ पे इस तरह का ज्योग्राफी ऐसा है कि लोग क्रिमिनल के लिए वो अच्छा एस्केप ग्राउंड भी बन गया। फ्यूचर थ्रेट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मिसयूज, एआई का मिसयूज, क्वांटम का मिसयूज, एंड वी हैव टू बी रेडी कि हम पोस्ट क्वांटम वर्ल्ड के लिए हम कैसे रेडी हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एज एंड यूज़र अगर आपके साथ आपके कोई, भगवान ना करे, कोई घटना होती है, आपका ईमेल हैक होता है, आपका इंस्टाग्राम हैक होता है, एज इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है, तो आप सीधे यूट्यूब के ग्रीवांस ऑफिसर के पास जा सकते हैं। डीप फेक को अगर आपको वीडियो आ गया तो आपको एज एंड यूज़र आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि उस वीडियो को कैसे पता लगा कि वो एआई जनरेटेड है या डीप फेक वीडियो है या मिस इन्फॉर्मेशन। लोग बोलते हैं कि एआई के आने के बाद जॉब खत्म। स्क्रिप्ट राइटर आपके मीडिया वर्ल्ड में किया, वही स्क्रिप्ट लिखना किया, चैट जीपीटी करो आ जाएगा, गाना का स्क्रिप्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा। बट आज के दिन में मेरा ये मानना है कि ये बहुत सारे नए जॉब्स को पैदा कर रहा है। मेरे हिसाब से 48 घंटे होने चाहिए एक दिन में, अब मेरी लाइफ थोड़ी बैलेंस होगी। आपके फोन पर हर रोज मैसेजेस आते हैं, नौकरी मिल जाएगी, आप पैसे जीत जाएंगे, या आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। ये सब साइबर फ्रॉड का पार्ट है जिससे आपको बच के रहना है। आपको जागरूक करने के लिए आज के टीवीसी गपशप में हमने इनवाइट किया है एक ऐसे इंसान को जिन्होंने एशिया के पहले नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप का गठन किया, सीटीओ एंड हेड ऑफ द साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर झारखंड पुलिस भी रहे। इन्हें 2008 में यूएन यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया और बहुत कम उम्र में साइबर वर्ल्ड में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। मिलिए साइबर पीस फाउंडेशन के फाउंडर और ग्लोबल प्रेसिडेंट मेजर विनीत कुमार से, जानिए साइबर अवेयरनेस के बारे में ताकि आप जागरूक रहे, साइबर फ्रॉड से और हर दिन होने वाले स्कैम से बचे रहें।
So welcome Major Vineet to TVC Gupshup and we will speak about a lot of things. हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन जो पहला सवाल है वो मैं करना चाहती हूँ, अगर विनीत कुमार के आगे मेजर ना लगा होता और विनीत कुमार जो है साइबर स्पेस में ना होता तो वो कहाँ होता? विनीत कुमार एक्चुअली साइबर में ना होता या नहीं होता ये नहीं मालूम, बट एक एंटरप्रेन्योर तो होता फॉर श्योर। और कोई ना कोई सोशल काम पे तो जरूर लगा रहता। अच्छा, तो सोशल एंगेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी या है। ये मेरा आप कहिए कि लाइफ से शुरुआत से ही मैं क्लियर था, जब मैं स्कूल टाइम में था, कि मैं कुछ काम करूं तो सोशल इम्पैक्ट फोकस करूंगा। अच्छा, साइबर बिकॉज वो आ गया, इंटरेस्ट आ गया है। तो उस पर तुम बात करेंगे और हमें जब रिसर्च कर रहे थे तुमको पता चला कि 95 में, मिड 90s में आपके पिताजी ने आपको पहला ईमेल करना सिखाया। आप लकी थे कि आपके पास वो एक्सपोजर था, तो वो जरा एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप कंसिडर करते हैं अपने आप को लकी और कैसे वो हुआ कि आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं लकी एक पिताजी तो हैं ही हैं, और जिस जगह से मैं आता हूँ, अगेन मैं जो भी आज हूँ, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा रांची को, क्रेडिट देना चाहूँगा HEC को, क्योंकि इसमें बहुत मेरे को मदद मिला, और मैं जो करियर में जो अपलिफ्ट हुआ और नए नए टेक्नोलॉजी से जो मेरी आप कहें कि इंट्रोडक्शन हुआ, वो HEC के कारण हुआ। अब HEC क्यों? क्योंकि HEC में आपको मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU, और अर्ली जो इंटरनेट आया भारत में वो HEC में बहुत ही अर्ली 90s में इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ PSU। और मेरे फादर एक्चुअली, एक और अच्छा कोइंसिडेंस ये था कि मेरे फादर को ही ये जिम्मेवारी मिली थी कि HEC को IT मॉडर्नाइज, मोर एंड मोर मॉडर्नाइज किया जाए। तो उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग की जो आप बोले करियर की शुरुआत की थी, ऐसे तो मैकेनिकल इंजीनियर से वो कन्वर्ट हो गए इनटू IT टेक्नोलॉजी, और प्रोग्रामिंग 80 से वो प्रोग्रामिंग करते हैं, C++, अच्छा, अलग अलग प्रोग्राम, असेंबली, जो कि अच्छा, बहुत वो भी बहुत कंप्यूटर गीक पूरा ही थे। पूरा पूरा सुपर गीक, मतलब आप कहिए। मैं तो मानता हूँ कि मैं उनका आधा भी नहीं हूँ, जिस तरह से वो प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि वो उस ज़माने में थे जब हम लोग तो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और टेस्ट करते हैं कि फ्लॉ है कि नहीं वहाँ पे। और अब तो AI आ गया, अब तो प्रोग्राम भी बना आया जाता है यहाँ पे। बट वो उस ज़माने में थे जब वो प्रोग्राम को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था, उसका पीछे में आप देखते होंगे आगे प्रिंट है, पीछे सादा पेज, तो उसमें वो लिखना चालू करते थे प्रोग्राम को। और फिर जाके जब वो सुबह रात में वो काम करते थे, घर में कंप्यूटर नहीं था, अगले दिन ऑफिस जाते थे, उसको कंपाइल करते थे, और वो सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाता था। तो उस ज़माने से वो बिलोंग करते, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे उनकी प्रोग्रामिंग स्किल सेट्स और ये थी। तो मेरे को सौभाग्य मेरा यही रहा कि मैं HEC में वहाँ पे स्कूल से मैं जब फ्री होता था तो मेरे फादर आते थे पिकअप करने के लिए, और मैं बोलता था कि आप मेरे को ऑफिस ही ले चलिए, घर जाने के जब मैं ऑफिस जाऊँगा। और शुरुआत में वही 6-7 साल का रहूँगा, जब देखते देखते जब मैं कॉन्शियस, जब मेरा ये हुआ, तब मैं कंप्यूटर सामने देखा, हमेशा कंप्यूटर आसपास देखा, प्रिंटर्स एंड कंप्यूटर्स है। और उसमें एक पहला एक प्रिंट आउट था जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से एक मेरे फादर के ही एक कलीग ने निकाला था, और उसमें था, वो आज भी मेरे कहीं ना कहीं वो मैं रखा हूँ, उसमें डॉट मैट्रिक्स में लिखा था विनीत कुमार इज द बॉस ऑफ द सिस्टम्स डिपार्टमेंट। अच्छा, और डॉट मैट्रिक्स में, तो वो जो मैं प्रिंट आउट देखा, वो प्रिंट आउट को देख के मैं एक अलग से इंस्पिरेशन हुआ कि क्या ये, मतलब ये मैं कर सकता हूँ, और मैं यही बनना चाहूँगा कि ये सिस्टम्स डिपार्टमेंट इस तरह की चीज़ें सेट करूँ। और फिर उसके बाद गाड़ी वैसे ही चली मेरी, और वही कहीं ना कहीं वही हुआ। तो मैं स्कूल में भी जब था, तो मैं स्कूल में ऐसे तो मतलब शुरुआत में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। धीरे धीरे जब मेरे को ये नशा चढ़ा, तो मैं अच्छे से बेस्ट स्टूडेंट से एवरेज स्टूडेंट की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन आपके स्किल्स बढ़ते गए। हाँ, स्किल्स, लेकिन साइबर में। लेकिन अभी देखिए, अब का ज़माना अलग है, उस समय का ज़माना अलग था। रिपोर्ट कार्ड में तो कहीं जहाँ पे जो टॉप कर रहा था मैथ्स में, वहाँ पे लाल जब लगने लग गए पेन से, तो ऑब्वियसली घर में। लेकिन मैं अगेन धन्यवाद दूंगा सब चीज़ पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस एरा में अगेन जहाँ की पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट, जहाँ के उनको बोलना इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या IAS ऑफिसर बनना है, वहाँ पे उन्होंने विश्वास किया कि चलो ठीक है, एकेडमिकली ये डाउन जा रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसमें ये आउटस्टैंडिंग जा रहा है। तो वो उनका फोरसाइटेडनेस कहिए या वो कहिए कि उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। और फिर फादर ने, क्योंकि इंटरनेट अगर इंटरनेट आने के बाद क्या था कि HEC इंटरनेट से कनेक्ट करके मेल भेजता था, और मेल डायल अप का ज़माना था कि रांची से कॉल कनेक्ट होता था कोलकाता, और ओवर STD लाइन आपके पास 1 से 2 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम,
तो पहले तो उनका सिंक होता था, मेल वेल हो जाता था, फिर मैं इमीडिएटली, क्योंकि मेरे फादर के जो असिस्टेंट थे, फादर बहुत बिजी रहते थे बहुत बार, तो उनके असिस्टेंट से बोलता था मेरे को दिखाइए मेल कैसे जा रहा है। तो ही यूज्ड टू एक्सप्लेन मी कि ये इस तरह से फ्लो है, ऐसे मेल जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो ये जागरूकता बढ़ी। फिर धीरे धीरे मेरे फादर ने मुझे बताया कि इस पर चैट भी हो सकता है, आप किसी दूसरे देश के लोग से बात भी कर सकते हो। तो ये तो बड़ा बड़ा तो अनोखा लगा। फैंटेसाइजिंग लगता था हाँ, तुम्हें, ये मैं बड़ा fantasy अनोखा। और थी। ये समझ लीजिए कि कोई ज़माना उस समय फेसबुक और कुछ कुछ नहीं था। हम्म। बट मैं अभी मानता हूँ कि मैं आई एम दैट जनरेशन जो कि मैं नेटिजन कहला सकता हूँ, कि जी, मैं जी। बचपन से ही मैंने अपने आप को उस इंटरनेट से सराउंडेड पाया Right. और कंप्यूटर और गैजेट से राइट, सराउंडेड लेकिन पाया। तब के ज़माने में, क्योंकि तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि जो हाँ, होगा फ्यूचर इसी में है। हाँ, तो हाँ, तब जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो हाँ, सोचते भी नहीं थे हाँ, 95 लेट हाँ। 90s में, तो आपने ये एनविजन कैसे किया कि यही ज़माना आने वाला है? एनविजन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बढ़ता ग्रोथ करते मेरे को नज़र आया कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। और मैं एक सर्वाइवर भी हूँ। सर्वाइवर जनरली हम लोग साइबर क्राइम विक्टिम नहीं बोलते हैं किसी को, विक्टिम के जगह हम लोग सर्वाइवर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैं सर्वाइवर इसलिए हुआ कि एक सर्वाइवर तब हुआ जब मेरे साथ जब मैं फादर का कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, और वहाँ पे मेरे को किसी फॉरेन देश के एक हैकर से, पहले मैं बता रहा था वो चैट एप्लीकेशन का, तो मैं चैट एप्लीकेशन पे गया। वहाँ पे मुझे एक इंटरनेट रिले चैट, उस समय आईआरसी का ज़माना था, जहाँ पे लोग कनेक्ट होते थे और चैट के माध्यम से वहाँ पे मैसेज भेजते थे, कि एक चैनल नंबर होता था। तो मैं खोजते खोजते एक हैकर्स के चैनल में पहुँच गया। वहाँ पहुँच गया और वहाँ पे मैंने मैसेज डालना स्टार्ट किया। तो वहाँ एक ब्लैक हैट हैकर, अब यहाँ शुरुआत होती है कैटेगरी ऑफ हैकर्स। एक होता है वाइट, एक होता है ब्लैक, और दूसरा होता है, तीसरा होता है ग्रे। वाइट होता है जो एथिकल हैकर्स है, जैसे हम लोग एथिकल हैकर्स कहलाते हैं। ब्लैक हैट होता है जो कि जितने भी हैकिंग होते हैं, चाहे रैंसमवेयर हुआ, साइबर अटैक हुआ, तो वो सब ब्लैक हैट हैकर करते हैं, या बैंक को हैक करना हुआ उनका। तो उसमें एक ब्लैक हैट हैकर था। उस ब्लैक हैट हैकर ने मेरा कंप्यूटर को हैक कर लिया और मुझे बोला तुम्हारे कंप्यूटर में ये सिस्टम है। और मेरे कन्वर्सेशन से उसे लगा कि ये कोई बच्चा है, ये 7-8 साल का कोई बच्चा है जो चैट कर, जिससे तो मैं मैसेज भेज रहा था ग्रुप में ऑनलाइन। तो मैं उसको बताया, तो फिर उसको दया दृष्टि आ गई होगी मेरे ऊपर। उसने कुछ मेजर कांड नहीं किया। मेरा तो हालत बहुत बुरा था कि अब ऐसा नहीं किया, डेटा चोरी हो जाएगा, कल को कुछ होगा, पड़ेगी मुझे उल्टी यहाँ पे। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि मेरा रिक्वेस्ट मैंने ये किया कि मैं ये सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ रिसर्च और कुछ लाइव हैकिंग और भी दिखाया कि कैसे होता है, क्या होता है, और कुछ रिसोर्सेज मेरे को दिया। ब्लॉग, आज के ज़माने में आप उसको ब्लॉग जैसा बोल सकते हैं, कुछ वेबसाइट के लिंक दिए, जिससे मैं सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया वहाँ पे। तो ये एक पहला इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट था कि मैं यही ऑनलाइन सर्फ करते 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 मैं एक ऐसी वेबसाइट पे गया जो बच्चों के लिए किसी ने बनाया था। मैं सोचा ठीक है, मैं अभी 7-8 साल का बच्चा हूँ, मेरे को भी सीखने की ज़रूरत है। वहाँ पे मैं एक किसी बंदे से मिला जिसने मुझे कुछ ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजनी चालू की जो कि मुझे लगा कि गलत है, और वो था अब्यूज़र, बच्चों को अब्यूज़ करता था। तो ये दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जहाँ पे मेरे को लगा कि जो मेरे साथ हो सकता है, जो अब्यूज़ करना चाह रहा है, एंड आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। मैंने ये तब भी होता था। तभी होता था ये सब चीज़। हम्म, फॉर्मेट्स अलग थे, हम्म, जो कि एम्पलीफाई हो गया जैसे ही ऑर्कुट आ गया, फेसबुक आ गया, गूगल आ गया, ये सब ये एम्पलीफाई हो गया। हाँ, प्लेटफॉर्म्स लेकिन बदल गए। प्लेटफॉर्म उस समय भी इस तरह का था। तो उस तरह से शुरुआत हुआ। तो मेरे को लगा कि एक तो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, दूसरा टेक्नोलॉजी का अब्यूज़ भी बहुत तरीके से, चाहे वो हैकिंग की बात करें या किसी का आम जनता को किसी तरह का परेशान करने की बात करें, फ्रॉड की बात करें, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें, तो ये सब चीज़ भी बढ़ेंगे। तो तभी हमने डिसाइड कर लिया कि लेकिन हैकर इसमें की करना। बात ये है कि मैंने बुरे लोगों में भी अच्छाई आपको मिली। हाँ बिल्कुल। तो मेरा यही था कि कंटेंट तो मैं सही जो सीख रहा हूँ ये कर रहा हूँ, मैं ब्लैक हैट से ही सीखा बहुत सारी चीज़, लेकिन मैं सोचा कि ये जो नॉलेज है इसका मैं गलत यूज़ नहीं करूँगा। राइट। ऐसा काम करूँगा जिससे लोग को इससे मदद मिले। इनफैक्ट ताकि आप वो इंसान हैं, 2009 में ये एथिकल हैकिंग वाला जो टर्म है, मुझे आप ही से सुनने हाँ, को मिला था कि अच्छा, हाँ, एथिकल हैकिंग भी हाँ, एथिकल हो सकता है। बिल्कुल। और उसके बाद आपने फॉर्म किया नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप। एंटी हैकिंग ग्रुप तो बहुत उसी पहले ही हो गया था। हम्म, तो शुरुआत ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से रही 2003 में, फिर हमने अनाउंस किया 2006 में, फिर हमने, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम था। आजकल तो कंपनी ऑर्गेनाइज रजिस्टर करना आपको 1 मिनट में कर जाए, उस समय हमें एक एनजीओ रजिस्टर करना था जिसके लिए बहुत सारा पेपर और वर्क रेस्पॉन्स भी तब कैसा मिलता हाँ। होगा, क्योंकि किसी को अरे पता नहीं था कि बेवकूफ़ लोग हमें जो बेवकूफ़ बोलते थे कि करियर अपना डुबा रहा है, ये तो कोई ऐसे कोई काम का नहीं रहेगा ये,
ना पढ़ाई ठीक कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और ये वो अब सिक्योरिटी कंपनी खोल रहा है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड से समझते Right. कि ये गार्ड बनेगा कंपनी का। क्या सिक्योरिटी का मतलब क्या, साइबर सिक्योरिटी किसी को समझ में नहीं आता, तो केवमैन वर्ड था उस समय। हाँ। कौन जानता है साइबर सिक्योरिटी क्या है? आज के दिन में एवरीबॉडी नोज व्हाट साइबर सिक्योरिटी। अब तो बहुत ज्यादा होने लगा बहुत ज़्यादा। तो दैट्स हाउ द एंटायर थिंग स्टार्टेड। फिर धीरे-धीरे जो हमें आप कह सकते हैं कि पहला ग्रोथ मिला, एंड इनिशियली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरिवंश जी का, जो अभी उपसभापति भी हैं राज्यसभा में। उन्हें पता चला कि मैं कुछ इस तरह का ऐसा-ऐसा चीज़ करते जा रहा हूँ, तो 2003-4 के आसपास उन्होंने कवर पे स्टोरी किया मेरे पे कि दुनिया ने माना लोहा, झारखंड में पूछ नहीं, और बड़ा हाफ पेज आर्टिकल कवर पेज प्रभात खबर से शुरुआत किया। तो मेरा फिर रिकॉग्निशन बढ़ते वैसे वैसे मेरे प्लेटफॉर्म मिलते गए, लोग जानने लगे कि इस तरह की चीज़ें। उसी बीच में मैंने माइक्रोसॉफ्ट का यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियर बना। उस समय उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, और 14 साल की उम्र में मैंने MCSE क्रैक कर लिया था, तो एक रिकॉर्ड था। तो उसका भी बहुत सारे मीडिया ने कवर किया था। तो धीरे धीरे रिकॉग्निशन बढ़ते बढ़ते हमारा ग्रोथ एक्चुअल ट्रैजेक्टरी स्टार्ट हुआ 2005 से, जब इंस्टीट्यूशंस को लगा कि नहीं ज़रूरत है। और हम लोगों ने क्या किया कि चाहे आप सीरियसली लो या नहीं लो, हम एज एथिकल हैकर हम क्या करते थे, लोग का अगर वेबसाइट में कुछ कमी रहे, कुछ नेटवर्क अगर हैक किया जा सके, तो हम सामने से जाके लोगों को बताते थे कि देखिए अगर आपने अपने साइट को नहीं सेव किया तो आपका साइट कोई हैक कर लेगा और आपको बहुत नुकसान पहुंचेगी। बहुत लोग हमारा सजेशन मान लेते थे, हमें धन्यवाद देते थे। बहुत लोगों ने हमें सामने से बोला कि आप हमारे लिए काम करोगे और क्या आप इसको करें, तो हमें अपॉर्चुनिटी भी मिले। बहुत लोगों ने क्या किया, उसको बड़ा नेगेटिव ले लिया, हमारे ऊपर केस तक कर दिया कि नहीं, आप हाउ डेयर कि आप हमारे नेटवर्क में घुसे और ये किया। ये पॉजिटिव साइड नहीं देखा कि हम आपको बचा रहे हैं, बट हमें तो उस समय का दौर वो अलग था। अलग था वहाँ पे, जो कि आज अब बहुत ही मैच्योर हो गया, बहुत अब तो ये चीज़ एक्सेप्टेड वाइडली हो चुका है वहाँ पे। तो धीरे धीरे ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने NGO को अगेन कोई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। 2005-6 में रजिस्टर तो हो गया झारखंड में, पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं, ना कोई फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं, इनको दे कैसे तो किसमें दे, क्या चीज़ है, अब हम हैकिंग करने के लिए क्यों पैसा दें, कॉन्सेप्ट उनको वो निकल रहा है। क्योंकि वो नेगेटिव, अभी भी बहुत लोगों के बीच में नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। हाँ, और मीडिया भी ऐसे ही दिखा, जैसे कि हैकर्स ने हैक कर दिया, ये हाईजैक। हाँ, तो वो रहा है कि लोग क्यों हम गलत काम करने के लिए फंड करें। तो चैलेंज ये हुआ, तो फिर हमने क्या किया कि साइड में पैरेलली एक स्टार्टअप सेटअप किया। स्टार्टअप से हम कमर्शियल काम सिक्योरिटी में, जो लोग को बड़े बड़े कंपनीज को जहाँ जहाँ मैं बताया, जिन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, तो वोडाफोन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ऐसे ऐसे बहुत सारे। अब तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स पब्लिक भी हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हमें एक एक्सेस मिला था, कुछ मेजर हाई लेवल वोडाफोन का मिला था, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। और फिर धीरे धीरे हमने उसको सर्विसेज में कन्वर्ट किया, और फिर हम उससे अपने सोशल एक्टिविटीज़ करते थे। तो कमर्शियल काम करके जो पैसे हम बचाते थे, उससे हम सोशल एक्टिविटीज़, अवेयरनेस और ये सब सारे एक्टिविटीज़ चालू करते थे। तो चाहे वो बिग टेक फर्म्स हों या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हों, हम हर किसी के पास जा जाके हम उनको कोशिश करते थे कि मदद हम हर लेवल पे करें। अवेयरनेस उसकी बस शुरुआत होती थी, जो धीरे धीरे हम लोग फिर और डाइवर्सिफाई किए। फिर हम आगे स्टार्ट कर दिए कि हम MSMEs स्टार्टअप्स को कैसे सिक्योर करेंगे। पुलिस को झारखंड में अब यही था दौर कि जब पता चला होम मिनिस्ट्री को कि मैं कुछ इस तरह का काम कर रहा हूँ, तो 2006 के आसपास पहले तो डिफेंस मिनिस्ट्री में, आर्मी स्कूल में था, तो आर्मी स्कूल के जो कमांडिंग ऑफिसर्स और ये सब जो थे, उनको पता चला मेरे स्किल सेट के बारे में। तो मुझे लोकली 23 इन्फेंट्री डिव में वहाँ पे कहा गया कि आप असिस्ट करो यहाँ पे। दे वांटेड टू चेक कि इसका स्किल्स है भी कि ऐसे क्लेम्ड है। तो वहाँ पे उनको मदद किया, उनको पता चला कि ऐसा स्किल्स है, तो फिर उन्होंने अपने हायर फॉर्मेशंस को अवेयर किया कि हमारे पास एक बच्चा है स्कूल में है जिसका नॉलेज बेस इज डिफरेंट। तो मुझे इमीडिएटली एज गेस्ट इंस्ट्रक्टर मुझे बुलाया गया कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। तब आपकी उम्र क्या थी? मैं उम्र रही होगी 15 साल के आसपास। ओह माय गॉड, मतलब बच्चे ने कमाल कर दिया। हाँ, 15-16 साल। मैं क्लास 11th में था तब। और वहाँ से मैं गया CME में, जहाँ पे कमांडेंट और ऑल ऑफिसर्स को फिर बुलाया गया। तो you were training them? I was training them. Okay, at 16. And Telegraph had done a story on that. Oh my God. Okay. Telegraph had done I think it was probably Aarti ma'am or somebody ki Wizard was army officers with e-knowledge. Okay. And that was in
पुणे। तो ऐसे ही धीरे धीरे ट्रैजेक्टरी बढ़ते रही। फिर होम मिनिस्ट्री को पता चला, rediff.com ने मुझे एज अचीवर हाईलाइट किया, टॉप अचीवर्स फ्रॉम इंडिया, अलग अलग उसमें भारत मैट्रिमोनी के CEO एंड ऑल। तो आई वाज लाइक कि मैं आई एम अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टिल दे आर फीचरिंग मी। डिजिट मैगजीन ने हमें अपने कवर पेज पे प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशंस डेटा कहा। तो उससे हमारा दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। आई वुड से द एक 2003 प्रभात खबर का दैट आर्टिकल दैट केम, हरिवंश जी ने जो लिखा। उसके बाद डिजिट मैगजीन का दैट कवर पेज स्टोरी विच गिव अस लाइक अ ग्लोबल कवरेज। तो ग्लोबली दुनिया में हमारा ऑलमोस्ट लोग को पता चल गया कि ये इस तरह की संस्था है जो कि एक सोशल संस्था जो साइबर पे काम कर रही है। एंड अ बॉय फ्रॉम रांची, एंड दैट एड्स मोर टू इट, क्योंकि ऐसे शहरों में तब तो और एक्सपोजर नहीं था, मेट्रोज में फिर भी बिल्कुल थी। नहीं, अब दिल्ली बॉम्बे में तो आपको फिर भी इकोसिस्टम बना हुआ था। अब रांची में यहाँ पे तो अब यहाँ पे कुछ था नहीं, तो वी हैड टू फाइट ऑल ऑड्स, सब तरह के जो रास्ते। लेकिन आप मानते हैं कि ऐसे शहरों में भी कुछ बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि रांची, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि भले ही हमारे पास इकोसिस्टम नहीं था, लेकिन यही रांची के लोगों ने फिर हमें अपलिफ्ट भी किसी फॉर्म से, चाहे वो मीडिया की बात करें, क्योंकि एक तरह से पुश भी मिला इस सोसाइटी से, जो आज के दिन में मैं देखता हूँ कि अब छोटे शहर के बच्चे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, वहाँ अवेयर कर रहे हैं, और उनमें एक स्पार्क नजर आ रहा है। AI की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें, मैं देखता हूँ कि ग्लोबली मैं देख रहा हूँ कि लोग, बच्चे जहाँ पे हैं, रांची के बच्चों को देख रहा हूँ, चाहे बिहार के बच्चे को, उड़ीसा के बच्चे, वेस्ट बंगाल, तो इस तरह के बच्चे जो Tier 3 स्मॉल टाउन्स और ऐसे से निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छा इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर ये रांची का लड़का जो साइबर पीस फाउंडेशन यू फाउंडेड, तो उसमें साइबर पीस, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग नाम है, हाउ वुड यू डिफाइन साइबर पीस? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट था, हमने भले ही नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप के नाम से ग्रुप स्टार्ट किया, ऑनलाइन हैकर्स, एथिकल हैकर्स ग्रुप थी, बट हम जो इनिशिएटिव का नाम स्टार्ट किए थे उसका नाम था साइबर पीस इनिशिएटिव्स। अब साइबर पीस आप देखिएगा, हम जब लिखते भी तो जुड़ा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि साइबर और पीस को जोड़ो और बात करो पीस के बारे में इन द साइबर स्पेस। जो साइबर स्पेस को आज के दिन में हम गलत चीज़ों के लिए ज़्यादा जान रहे हैं, अच्छी चीज़ तो बहुत है, लेकिन जैसे फ्रॉड हुआ, जिस तरह के साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स अब बन रहे हैं, तो हमने पीस इसलिए रखा कि हम बात करेंगे, और हमारा विजन लॉन्ग टर्म था, जैसा कि पहले भी बात की है, तो हम बात करेंगे आगे चल के जब साइबर का अब्यूज़ होगा तब हम पीस कैसे लाएंगे इस स्पेस में, ताकि लोग कैसे पीसफुली साइबर टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर पाए, चाहे वो फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, या कोई भी डिवाइस हो, या IoTs आज के ज़माने में हर आपके इस रूम में ही शायद कैमरे, टीवी में इंटरनेट होगा, जो कि आज इंटरनेट से बातचीत कर रहा है। तो कैसे उनको हैकिंग और इंसिडेंट से बचाएं और इस स्पेस को अच्छी चीज़ों के लिए जाना जा सके, ना कि नेगेटिव और रॉन्ग चीज़ के। तो 1997 में इसकी शुरुआत हुई, और 2013 में हमने क्या किया कि उसको थोड़ा रीनेम किया नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप को। हम बोले कि हमारा मेजर एक्टिविटीज़ तो है साइबर पीस के नाम से, और नेशनल जो वर्ड है दैट मीन्स इट इज कीपिंग अस कन्फाइंड, कि हमें एक भारत के बाउंड्री के अंदर रख रहा है। जबकि साइबर स्पेस को आप देख लीजिए, कहाँ बाउंड्री है, कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। क्राइम यहाँ, लोग यहाँ बैठा हुआ, क्राइम कहीं और से हो रहा है। ये तो हमने बोला कि हमें ये अब जरूरत है कि हम चर्चा भी जो करें और एक्टिविटीज जो करें वो क्रॉस बॉर्डर करें, कॉपरेशन की बात करें, इस चीज़ का। तो इसलिए ये 2013 में हमने साइबर पीस के नाम से संस्था बनाई। तो साइबर पीस, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत काम करते हैं, नेशनल और ग्लोबल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगी, जामताड़ा बहुत फेमस रहा है, आप बहुत काम भी कर चुके हैं वहाँ पे। पहला तो क्या रीज़न है कि ये एक हब बन गया, OTT में सीरीज़ बनी, एंड वी, मतलब हमें गलत तरीके से देखा जाने लगा, एक ब्रांडिंग जो है वो गलत तरीके से हुई। कुछ खास कारण था कि जामताड़ा में ही ये शुरू हुआ, जहाँ देश भर के लोगों को ठगा जा रहा था एक हब से? देखिए, हमारा शुरू से लक्ष्य तो ये था कि झारखंड को, जैसे इजराइल को साइबर सिक्योरिटी हब माना जाता है, वो अगेन मैं आपको वापस 2003 का आर्टिकल पे ले जाऊंगा, जहाँ पे हमने यही बोला कि झारखंड को हम साइबर सिक्योरिटी हब बनाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली उस जो पूरा आप बोल सकते मुहिम में हम फेल कर गए, और कहीं ना कहीं झारखंड ने एक लीडिंग इनिशिएटिव, आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड में देश का पहला और वर्ल्ड का ऑलमोस्ट उस समय 9th पोजीशन पे था, एक हमने स्टेट लेवल एजेंसी की गठन की थी जिसका नाम था साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर। गठन की, एक्टिविटीज़ हुए, बट करीब 2014 में मैं बाहर निकला,
और उसके बाद से फिर वो एजेंसी का कुछ हमने ज़्यादा कुछ सुना नहीं है एक्टिविटीज़ वहाँ पे। तो चीज़ें हमने बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया और हमने शायद हम एक इंस्पिरेशन बन गए थे। केरला पुलिस हमारे पास आती थी पूछने, हमारा मॉडल केरला पुलिस ने लिया और साइबर डोम बना दिया। महाराष्ट्र पुलिस केसेस हमें भेजते थे। तो हम एक स्टेट ऑफ आर्ट लैब विथ ऑलमोस्ट ज़ीरो रिसोर्सेज, मैं बता दूँ, अदर दैन तनख्वाह और कुछ कंप्यूटर, हमारे पास कुछ नहीं था साइबर डिफेंस के नाम पे। लेकिन उसी रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने एक R&D टेस्ट बेड विथ लिमिटेड रिसोर्स जो भी हमारे पास थे, कम्युनिटीज़ में हमने ऐसा स्प्रेड किया कि लोग तारीफ करने लगे। लोग MOUs के लिए भारत सरकार से क्या मतलब अलग अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ रीच आउट करने लगी कि इनके साथ कोलैबोरेट करने दे। तो हम एक हब बन रहे थे, बट समवट वो ड्रीम थोड़ा रुक गया और ये ब्रेक हो गया। लेकिन कुछ कुछ इनपुट्स उसी समय आने लग गए थे कि यहाँ पे इस तरह का फ्रॉड का इस तरह का बेल्ट क्रिएट हो रहा है। अब ये बना कैसे, आपको एक और रीज़न बता दूं इसमें कि पहले तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप समझ जाइए कि जो भी पहले करता है उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। तो जामतारा के साथ यही हुआ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। किसी ने आया, कैपेसिटी बिल्डिंग किया, थोड़ी बेरोजगारी तो थी, इश्यूज थे लोग के पास वहाँ पे, तो देखा कि इमीडिएट पैसा मिल रहा है, लाइफस्टाइल बदलने का मौका मिल रहा है, घर बनाने का मौका मिल रहा है, गाड़ी खरीदने, 4 चक्के खरीदने का मौका। तो इस तरह से चीज़ें ऐसी हो गई कि वो पूरा एक इकोसिस्टम बन गया वहाँ पे। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो मैंने पहले बोला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज के तहत वो पूरा हॉटस्पॉट पूरा डेवलप करने लग गया। तो ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं डेवलप हो रहा था, लेकिन जामतारा लाइमलाइट में आ गया बिकॉज सबसे पहले शुरुआत उस तरह का इकोसिस्टम वहीं पे हुआ। और बिकॉज ऑफ दैट ज्योग्राफी भी आपको मालूम होना चाहिए, आप झारखंड से हैं, कि वहाँ पे इस तरह का ज्योग्राफी ऐसा है कि लोग क्रिमिनल के लिए वो अच्छा एस्केप ग्राउंड भी बन गया। वो जहाँ पुलिस आ रही है, लोग पता चला वो जंगल में घुस गए, इधर घुस गए। तो उस तरह का इकोसिस्टम है जो कि अब बन गया है कि बट आज के दिन में बहुत कंट्रोल हुआ है। जामतारा को हॉटस्पॉट को पीछे अभी छोड़ दिया, बहुत सारे देश के अलग अलग जगह जो हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं आज के दिन तो में। क्या ये पॉकेट्स, ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो साइबर क्राइम करने के बहुत सारे पॉकेट्स होंगे देश में। तो अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च किया है कि अभी कौन कौन से जगह बहुत एक्टिव है और कहाँ से ज़्यादा होता है? बहुत सारी जगह है, झारखंड में भी हैं, मतलब जामतारा तो मतलब ऑलमोस्ट कम हो गया है, लेकिन और भी जगह हैं। बिहार में है क्योंकि बिहार झारखंड बॉर्डर पे है, तो नवादा, वारसलीगंज, बात करें आपको असम की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में है, आपका राजस्थान में बात कर रहे हैं अभी नूह अभी बहुत लाइमलाइट पे आ रहा है। नूह में, हरियाणा में, तो अलग अलग जगह साउथ में फैले हुए ही है हम, बहुत सारे हैं। और फैल इसलिए रहे हैं, पुलिसिंग तो हो रही है, गृह मंत्रालय भी बहुत सारा मेजर की इनिशिएटिव ला रहा है, झारखंड पुलिस भी बहुत सारे की इनिशिएटिव्स ला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मिसिंग एंगल मुझे नज़र आ रहा है कि सिर्फ अरेस्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है इस पूरे चीज़ का। रिहैबिलिटेशन आपने बोला, साइबर रिहैबिलिटेशन कि आप दूसरे कंट्री में, और मेरा पूरा पेपर है इसमें, मैं आपको शेयर भी करूँगा कि उसमें हम दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं कि जो भी इस तरह के ऑफेंडर्स रहते हैं उनको एक सुधरने का मौका दिया जाता है। हाँ। हमारे यहाँ इस तरह का मतलब सुधरने का सिस्टम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये देख लें, जैसे नक्सलिज्म की बात करें नॉल, तो मौका वहाँ पे कि वो भी मतलब ये कर सकते, सरेंडर कर सकते हैं और एक सुधार का मौका उन्हें भी देना चाहिए। तो वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट कर लें यहाँ पे। यूएस में क्या है कि गवर्नमेंट दिया मौका कि आप सुधरो, I'll give you a गवर्नमेंट जॉब, मैं आपको सरकारी नौकरी दे दूंगा वहाँ पे, आप सरकारी नौकरी करो, आप अच्छा काम करो और फिर आपका सजा भी माफ कर दूंगा, जो भी सजा है। तो समथिंग लाइक दैट रिवॉर्डिंग है बहुत। हाँ, तो लोगों को क्या करेगा, इंस्पायर करेगा कि वो इसको छोड़े, क्योंकि कोई भी गलत पैसा नहीं कमाना अंटिल मजबूरी है। अगर अच्छा पैसा मिल रहा है तो उधर लोग डाइवर्ट हो। वहाँ इंडस्ट्री भी सामने आता है कि अगर रिफॉर्म जो साइबर ऑफेंडर्स होते हैं उनको सामने वो जॉब भी इंडस्ट्री देने को तैयार होता है। जहाँ यहाँ पे भी इंडस्ट्री को रिसेप्टिव होने की ज़रूरत होगी, इस तरह से नहीं कि वो ऑफेंडर है तो यार हमारा यहाँ भी कुछ गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया। तो ये थॉट प्रोसेस हैज़ टू चेंज, इकोसिस्टम को बदलना होगा। और कहीं ना कहीं अगर गांव में जैसे पता चलेगा कि ये जो लड़का था ये पहले क्राइम करता था, अब देखो ये आईटी कंपनी में प्लेस्ड है, तो बाकी यूथ को भी इंस्पायर करेगा कि ये इसको छोड़ो, मैं भी इसके जैसा बन सकता हूँ, सुधरने की कोशिश करता हूँ। तो एक कोशिश और है हमारी। मैं ये भी बता दूं, मैं एक, क्योंकि मैं टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ और ये करता हूँ, तो हमने लिखा है कि टीए के अंदर भी एक HNH कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ सरेंडर टेररिस्ट और इस तरह के लोग को वर्दी पहनने का मौका और अच्छा काम। तो मैंने एक प्रपोजल, एक पेपर भी दिया है जिसमें इस तरह के लोग को टेरिटोरियल आर्मी में अगर उनको थोड़ा सा स्किल करके
आफ्टर ऑल साइकोमेट्रिक असेसमेंट ये सब करके अगर ये लोग अपने आप को अच्छा प्रूव कर पाए तो इनको एक तरह से टीए में एज ऑफिसर एज जवान और कैसे भर्ती किया जाए और फिर आगे इनको किया जाए। तो इस तरह की चीज़ों को, इनोवेटिव आइडियाज़ को हमें पुश करना चाहिए सो दैट ये चीज़ इन लोग को लिफ्ट किया जाए और इस तरह के हॉटस्पॉट। तो विनीत, साइबर फ्रॉड की हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स आप है तो इतने क्राइम्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, तो जब अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो तो फंसते ही हैं। हम बात भी कर रहे थे फार्मर्स, रूरल एरिया में, लेकिन कुछ लोग हैं अच्छे ओहदे पे रहते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो क्यों फंस जाते हैं? देखिए, एक जो जनरली हम लोग बोलते हैं कि सबका लालच जो ऐसी चीज़ है ना कि लोग ऑफर्स के झांसे में, जैसे आपको अगर आईफोन से 14, 15, 16, 7 अब 17 के नाम पे कोई भी सीरीज़ को बोलेगा कि आपको प्रो एडिशन जिसकी कीमत शायद 1.5 लाख रुपए है वो 10,000 में कोई दे रहा है। तो ये एक हो जाता है तरीका। दूसरा है जॉब स्कैम, कि आपको जॉब मिल रहा है। अब डिजिटल स्लेवरी का जो हमने रिसर्च किया था, एक बहुत मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ कि किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं कि एक किसी को मतलब और ये स्कैमर्स भी स्टडी करते हैं रीजन्स को। अच्छा, वो अपने तरह से रिसर्च पूरा रिसर्च करते हैं। जरूरी नहीं कि वो भारत में ही हो। अच्छा, वो हमारे आसपास के जो हमारे जो अच्छे दोस्त हैं, सबकॉन्टिनेंट में, हाँ, तो वो क्या कांस्टेंट रिसर्च करते हैं कि कैसे इनको फंसाया जा सके और स्कैम एकदम डिवाइस करके कि अगर आप झारखंड हैं और आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसके हिसाब से हम कैंपेन बनाएंगे आपको। और अब एआई का ज़माना और फास्ट फॉरवर्ड कैंपेन विद इन सेकेंड्स क्रिएट होता है। यहाँ पे बनाया, उसको डिप्लॉय किया और डिप्लॉय क्या होगा, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एक मैसेज आएगा कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, आप घर बैठे 2,000 से लेकर 10,000 रुपया कमाइए। कोविड के दौरान बहुत पॉपुलर था, हमने इस पे उसको बस भी रिसर्च करके हमने पूरा अलर्ट भी जारी किया था। तो 2,000 से 10,000 पढ़ाइए और उसको कमाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक कीजिए। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको क्या, आपके फ़ोन में बहुत बार मैलवेयर भी आ जाता है। मैलवेयर यानी आप वायरस समझ जाएं और आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो और हैक होने के बाद क्या है कि आप हो सकता है जानकारी लेने के लिए आप गए, लेकिन पता चला उस जानकारी लेने के लिए आपका फ़ोन स्कैमर और क्रिमिनल के हाथ में चला गया और उसके बाद फिर आपके फ़ोन में कुछ ऐसी तस्वीरें, कंटेंट या उसको मिल गया जिससे वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक तरीका है। दूसरा है कि आपको जॉब का लालच देगा, आप जॉब एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बाकायदा टिकट भी मिल जाएगी आपको कि आपको यहाँ से कंबोडिया जाना है। कंबोडिया में एक कंट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ वहाँ पे, बट और भी आसपास के कंट्रीज़ में है। यहाँ पे कंबोडिया में क्या है आपको बता दो, बहुत सारे कैसीनो थे जो बंद हो गए। अच्छा, उसको कुछ कंट्री का नाम नहीं लूँगा बट आप समझ जाएं, कंट्री जो हमारे जो बहुत ही नज़दीक है, तो उसके नेशनल्स ने उस कैसीनो को ले लिया है। इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, इट्स नॉट फाइनेंशियल फ्रॉड। आप देखिए, फ्रॉड से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज भी स्टार्ट हो रहा है। तो जॉब ऑफर दिया, फ्लाइट से आप ट्रैवल किए, वहाँ पहुँचे, एयरपोर्ट के बाहर निकले, आपका पासपोर्ट उन्होंने बाकायदा जब्त कर लिया, आपको ले गए वहाँ पे उस स्कैम सेंटर में, उसको स्कैम सेंटर बोलते हैं, जो कसिनो जो था, कसिनो बंद हो गया बट वहाँ पे पूरा उन्होंने कंप्यूटर लगा के रखा हुआ है और उनको एक ही टास्क दिया कि आपको डेली का रिकॉर्ड है, आपको इतने लोग को स्कैम करना है। अच्छा, वो चाह भी नहीं रहा है तो उसे करना है। हाँ। पासपोर्ट जब्त हो गया, अब जाएंगे तो घर वापस कैसे जाए? बोलेगा आप इतना रिकॉर्ड मीट करो तब आपको वापस जाने की अनुमति है। टारगेट सेट, हाँ, और नहीं कीजिए तो मारा पीटा जाता है, ये किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है बुरी तरह से वहाँ पे। अब ये भी होता है कि लोग स्कैम करने के लिए अब उस लेवल पे आ गए हैं कि बहुत बार अगर से फीमेल अगर कोई है वहाँ पे जो विक्टिम है, उनको भी क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आप अगर आपको स्ट्रिप करना पड़े इन फ्रंट ऑफ वीडियो तो आप ये करो, तो वो अपने कपड़े भी उतारने लगते हैं और उसका भी स्कैम में फंसाने के लिए कि अगर आपने सुना होगा सेक्सटॉर्शन स्कैम जो ऑनलाइन हो रहा है, व्हाट्सएप पे कोई कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल करके आप जैसे ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा तो दूसरी साइड एक महिला होगी, वो महिला अपने मतलब कपड़े उतारेंगे और उसको वीडियो को कैप्चर किया जाएगा। कैप्चर इसलिए हो जा रहा है ताकि आपको फिर ब्लैकमेल कर पाए कि देखो आप ये वीडियो व्हाट्सएप पे बाकायदा देख रहे थे और फिर आपके फैमिली को वीडियो भेजा जाएगा पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये भी आप मतलब लोग नहीं समझते कि दूसरे साइड जो महिला ये एक्टिविटी कर रही है वो हो सकता है कोई मजबूरी के कारण, जैसे इसमें देखा गया कि इसमें मजबूरी के कारण उनको ये स्टेप्स उठाने पड़े। तो बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये सब आए थे जब हमने स्टडी किया था, करीब 4-5 स्टेट में स्टडी किया था कि साइबर स्लेवरी के केसेस बढ़ रहे हैं, फ्रॉड का झांसा, स्पेशली ऐसे एरिया में झारखंड,
बिहार, जहाँ पे लोग थोड़े नीडी हैं, नीडी है और उनके इनको काम चाहिए, तो जहाँ बहुत जॉब की तलाश झांसे में है आ जाते हैं। और एक अच्छा पैसा देख रहे हैं कि अगर मैं ये नौकरी ले लूँ तो मेरा घर का जो स्थिति है फ्यूचर वो भी देख रहे हैं अपना। सुधर जाएगा। Right. कोई सोच रहे हैं कि अगर अच्छा रोजगार मिल गया तो मेरी शादी अच्छे जगह, तो बहुत सारा कल्चरल एंड सोशल चीजें जो यहाँ तो आती हैं। लेकिन इतने सालों में जब से हाँ। आप काम कर रहे हैं, आप हाँ। बहुत बचपन से काम कर रहे हैं हाँ। इस पे, सो फार कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको दिल दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ साइबर फ्रॉड में, क्राइम में, जितने केसेस आप देखे हैं? मेरे को तो लगता है अब मैं इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं दिल दहलाने वाले कि अब मैं उसमें से कौन सा एक चुनूं। मेरे लिए तो सब इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट है। जैसे? लोन स्कैम के चलते अभी हाल में ही, और एक पत्रकार के साथ ये हुआ है, मैं आपको बता दूं, झारखंड में ही, कि उनको वही इंस्टेंट लोन स्कैम, लोन इंस्टेंटली कोई दिया लोन के थ्रू, उनका मोबाइल का, क्योंकि ऐप डाउनलोड करने में फ़ोन का पूरा जो राइट्स है वो ले लिया, मैसेज और सब कॉन्टैक्ट इन्फो सब कुछ का एक्सेस चला गया। अब जब पैसे लौटाने की बात आए तो उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्जेस और ये सब हिडन चार्जेस लगा दिया। 10,000 का लोन तब्दील हो गया 1 लाख रुपया में। अब चुकाए तो कैसे चुकाए? वहाँ यही तो स्कीम है उनका कि आपको 10,000 का लोन दे दिया और उसको आपको 1 लाख रुपया तो नहीं चुकाएगा, आदमी चुका ही नहीं पाएगा। तो उसके बाद ब्लैकमेल करो। ब्लैकमेल करने के बाद एक लेवल होता है जब आदमी सह सकता है, जब लगता है कि नहीं अब नहीं ले सकता है, तो दैट्स हाउ सुसाइड कमिट कर लिया एंड दैट इंडिविजुअल इज नो मोर। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। एक इंसिडेंट में तो एक लेडी का, ये हम एक एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ हम काम करते हैं, पता चला, नीचे भी मैं अभी बात कर रहा था, कि एक लेडी को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया गया कोविड टाइम के दौरान, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड का, मतलब वो डिसाइड किया, एक लोन उसके हस्बैंड ने लिया था। अब क्योंकि कॉन्टैक्ट में उसकी वाइफ का भी नंबर आ गया था, तो उसकी वाइफ को वो स्कैमर्स फ़ोन करके बोलते हैं कि आप मेरे से इस लोकेशन पे आके मिलो, अगर आप इस लोकेशन पे मेरे से मिलोगे तो मैं आपके हस्बैंड का लोन माफ़ कर दूंगा। वहाँ पे वो दैट लेडी थॉट कि हम जाएंगे वहाँ पे उनको उस लोकेशन पे तो वो लोन माफ़ कर देंगे, और माफ़ी की जगह वहाँ उनके साथ उनको रेप करने की इंसिडेंट हो गया वहाँ पे, और उसको पूरा फिल्म किया गया। फिल्म करने के बाद फिर उनको क्या है, ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया गया कि ये फिल्म जो है पब्लिक चली जाएगी, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को बचाने के लिए कि सोशली पूरा सोसाइटी में पता चल जाएगा, शी वाज पुश्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। सो ये तो लूप है, ये होते जाता है, there's no end to it। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यू नेवर नो कि इसका क्या है। अभी इनफैक्ट एक मूवी का अगर मैं चर्चा करूं तो सोनू सूद की एक मूवी आई थी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि स्कैम ऐसा है कि आप नहीं जानते कि किस तरह से है। आपको वो स्टडी हर तरीके से कि आदमी का के नीड क्या है। तो लालच, जो मैं लालच बुरी बला है। हाँ, लालच ये तो है। तो इसका 3 तरीका मैं जनरल देखा हूँ। या आपको बहुत डराएंगे, धमकाएंगे कि आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, आपका KYC नहीं हुआ तो आपका सिम ही हो जाएगा, मतलब एक्सक्यूज ऐसे देंगे, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आप नहीं अगर रिन्यू करेंगे तो सब बंद हो जाएगा, प्रीमियम में कुछ ऐसे करके, तो डराएंगे पहला। दूसरा है लालच, कि आपको लालच देंगे ऐसा चीज़ का कि आपको घर जो आपका शायद 1 करोड़ का होगा, नहीं 1 करोड़ का घर हो, बोला कि अभी स्पेशल स्कीम चला रहे हैं, आप 10 लाख में ले लीजिए। अच्छा, तो इस तरह का आपको ऑफर देगा। जैसे मैं बताया कि आपके फ़ोन जो कि जिसकी कीमत 2 लाख रुपया हो 10,000 में देंगे। कभी कभी अट्रैक्टिव ऑफर्स, फ्लैश सेल हो सकता है, आपको अमेजोन का लोगो दिखेगा लेकिन वो अमेजोन का वेबसाइट नहीं होगा। राइट। अभी मिंत्रा का चल रहा था, अभी लास्ट वीक हमने उसका भी रिपोर्ट बना के भेजा है, मिंत्रा का स्पेशल एनिवर्सरी सेल समथिंग। तो इस तरह से जाता है, और लोग क्या करते हैं ना, इसमें फंस जाते हैं आम जनता, कि लोग ये नहीं इमेजिन करते कैसे। और तीसरा इज फ्रेंडशिप, डेटिंग। ये 3 जो है आज के दिन में हमारे लिए मेजर ये बने हुए, क्योंकि डेटिंग करने में लोग ये नहीं जानते कि अगला जो है वो एक्चुअली जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है या नहीं, कि इम्पर्सनेटेड प्रोफाइल है, किसी महिला का प्रोफाइल में हो सकता है कोई पुरुष उससे बात कर रहा हो। इस तरह की चीजें लोग नहीं करते हैं, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, अपना लाइफ का सारा इन्फॉर्मेशन साझा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन विनीत, एक चीज बताएं कि इतना अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से, NGOs की तरफ से, गैप कहाँ पे है? गैप है, देखिए, अगर है कि आपने किताब बना लिया और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो किताब सब कोई दुनिया पढ़े, तो मेरे को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो। कुछ एक सेगमेंट के लोग ही पढ़ सकते हैं। हमारा चैलेंज ये है कि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन हमारा, आप देख सकते हैं कितना है, इतनी बड़ी कंट्री, जो कि शायद देयर आर मेनी कंट्रीज इन वन कंट्री। बहुत सारे देश, यूरोप में तो छोटे छोटे अगर आप बात कर लें तो कितने सारे यूरोपियन देश इंडिया में समा जाए वहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या है, और लैंग्वेज अलग है, डायलेक्ट अलग है, डाइवर्सिटी इतनी है, सिर्फ अंग्रेजी में कंटेंट बन रहा है या हिंदी में बन रहा है, तो उससे पहली बात है हाँ रीजनल पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। और यहाँ ज़रूरत यह है कि नीचे जो है ना, स्पेशली पीपल हु आर लाइंग इन दी ग्रास रूट विलेजेस में जो हैं, स्मॉल टाउन में हैं, उन तक मैसेज पहुँच ही नहीं पाता है। अगर आप सोच रहे कि SMS ड्रॉप करके अगर वो मैसेज आपका लोग तक जागरूक हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ज़रूरत यह है कि एक तो मल्टीलिंगुअल कंटेंट ज़रूरत है, और कंटेंट का भी रीच ऐसा हो कि अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक साइबर पीस की भी मुहिम है, कि हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाएं कम्युनिटी में, चाहे वो एक फार्मर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, या कोई भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हो, और गांव में हो या शहर में हो, चाहे मीडिया वाले हों, हर किसी को ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को एक बेसिक जानकारी चाहिए ही चाहिए कि पहले तो क्या फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, फेक न्यूज़ कैसे बढ़ रहा है, AI डीप फेक कैसे हो रहा है। अभी नीचे हम लोग बात करते हैं वॉइस क्लोनिंग की, कि आपका 10 सेकंड का वॉइस लेगा, AI टूल ऐसा है कि आपका 10 सेकंड में वॉइस से आपके वॉइस आपका रहेगा, कंटेंट कोई और है। और इसके बारे में हम पिछला AI तो अभी पॉपुलर है, हम पिछले 8 साल से हमारे प्रेजेंटेशन में डालें कि बी केयरफुल, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे। तो लोग को जागरूक होना चाहिए, अब ज़रूरत है कि हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, कि ऐसे भी उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, और अगर धोखा हो गया तो उसके बाद स्टेप क्या उठाएं, कैसे पैसे को टाइमली अगर आप रिपोर्टिंग करें, जैसे लोग बोलते हैं गोल्डन आवर की बात करते हैं, तो साइबर में भी गोल्डन आवर की ज़रूरत है, होती है। वहाँ पे आपको टाइमली अगर आप रिपोर्ट कर दें, तो जो पैसा आपका निकला है वो उसको रोका जा सकता है, और आपका पैसा को वापस लौटाया जा सकता है। बट इसके बारे में जागरूकता जो है लिमिटेड है। राइट। तो लेकिन अब इतने सालों से इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतना सारा फ्रॉड हो चुका है, नए नए फ्रॉड आ रहे हैं, आपको क्या लगता है एज अ ग्लोबल प्रेसिडेंट ऑफ साइबर पीस फाउंडेशन हैज वर्कड सो मच इन दिस फील्ड, आने वाले कुछ सालों के फ्यूचर साइबर थ्रेट्स क्या होंगे? देखिए, फ्यूचर जो थ्रेट्स हैं वो अभी जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेंगे। AI का जो ज़माना है, अब एवरीथिंग इज़ ऑन AI। अभी आज का मैं बता रहा हूँ, और फ्यूचर भी जो मैं अभी देख रहा हूँ AI बेस्ड होंगे। और अब क्वांटम के बारे में बात करें, तो आज का अभी मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है अभी, जिसमें मैं अभी करंट रिसर्च और बहुत सारे टेक्निकल पेपर्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ला रहा हूँ, कि एटलीस्ट क्रिटिकल सेक्टर जो है, जैसे आप बात कर लिए एनर्जी, पावर ग्रिड हैक ना हो, क्योंकि पावर अगर चला गया तो आप समझिए ब्लैकआउट सिटी में हो सकता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कोई कंटेमिनेट कर दिया तो आप सोचिए कितना इश्यू हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो अब क्वांटम जो है, क्वांटम का मतलब यही कि जैसे क्वांटम आगे कंप्यूट के थ्रू अब क्या हो रहा है कि कुछ कंट्रीज़ ने तो ऑलरेडी क्लेम कर लिया है कि उन्होंने जो करंट हमारा एन्क्रिप्शन है, जैसे अभी हम सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो अगर हम सिक्योर करते हैं तो पासवर्ड लगाया, जो भी लगाया, तो लोग बोलते हैं कि सिक्योर हो गया। क्वांटम आने के बाद ये सब ओपन बुक है। सारे एन्क्रिप्शन, चाहे RSA हो या कुछ है, वो एक खुली किताब बन जाएगी। तो सबसे बड़ा जो आने वाला थ्रेट आगे मैं देख रहा हूँ कि हम कैसे पोस्ट क्वांटम रेडी हों, वो हमारे लिए आज के दिन सबसे बड़ा विषय, ना इंडिविजुअल तो नहीं, मैं बोलूँगा कि देश के लिए सबसे बड़ा इश्यू है, कि हमारे अपने जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, क्रिटिकल एसेट है, या अपना पर्सनल कन्वर्सेशन, जो आज जैसे हम कोई इंस्टेंट मैसेंजर से बातचीत कर रहे हैं, लोग बोलता है प्राइवेट है, बहुत सारे एनक्रिप्टेड है, प्राइवेट है, हम आपका मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है क्वांटम आने के बाद वो भी चीज़ लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमें उस चीज़ के लिए रेडी होना। तो फ्यूचर थ्रेट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मिसयूज, AI का मिसयूज, क्वांटम का मिसयूज, एंड वी हैव टू बी रेडी कि हम पोस्ट क्वांटम वर्ल्ड के लिए हम कैसे रेडी हों। तो हम AI की बात, क्योंकि बात आ गई है, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, चाहे कोई भी टूल्स, ChatGPT, जेमिनी, जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, कुछ से ज़्यादा बेहतर है, डू यू थिंक कि AI एक वक्त पर इतना इवॉल्व हो जाएगा कि वो साइबर अटैक करने योग्य बन जाएगा? ऑलरेडी इंसिडेंट्स हो गए, होगा नहीं, ये ऑलरेडी, इसलिए एथिकल AI की बात हो रही है। और जो आप स्काई-फाई मूवीज में आप देखें, जैसे अभी जितना भी आप मूवीज देख लें, अब साइबर तो हर मूवी में नजर आता है। इनफैक्ट आप बोल रहे थे कि स्पेशल ऑप्स आप देखना शुरू किया है आपने, स्पेशल ऑप्स, वो भी डेटा वॉरफेयर के बारे में है। ये अभी नया थीम बना हुआ है, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से। जागरूकता ऐसे ही फैलेगी। अगर सीरीज में जामतारा जो आया, उससे बहुत जागरूकता फैली। तो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और आपका प्रीवियस क्वेश्चन से अगर मैं कनेक्ट करूं, तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें
जो अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस का माध्यम है, इनको एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़, इनको भी इस मुहिम में चलाने की ज़रूरत है। और जो अवेयरनेस मैसेज हम जो सबसे नीचे अगर हम बात करें कि ग्रास रूट की बात करें, तो कन्वर्सेशन बेस्ड चैटबॉट के थ्रू, मल्टीलिंगुअल चैटबॉट कंटेंट के थ्रू, बाइट साइज वीडियोस कंटेंट के थ्रू, और ऐसा कंटेंट जो उनको समझ में आता है, नुक्कड़ नाटक, लेमैन्स लेमैन, लैंग्वेज, तो इस तरह की कैंपेन चलाने की बहुत वहाँ पे ज़रूरत है। और मतलब ये आज के दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और जब क्रिमिनल बढ़ते हैं और क्राइम बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो एक्ट है लार्जली गवर्न बाय द आईटी एक्ट है, जो साइबर क्रिमिनल्स और साइबर के केसेस होते हैं, आपको लगता है उसे रीराइट करने की जरूरत है? ऑलरेडी चल रही है। तो दैट मींस भारत सरकार बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है। जैसे I4C बहुत ही अच्छा स्टेप रहा, जो कि उसके और बहुत से इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जो बहुत सारे आप लोग को पब्लिकली मालूम भी ना हो। I4C का कोलैबोरेशन बैंकिंग के साथ, टेलीकॉम के साथ, ये सब चीज़ अभी आ रहा है। बहुत से फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। IT रूल्स 2021 आ गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एज एंड यूज़र, अगर आपके साथ आपके कोई, भगवान ना करे, कोई घटना होती है, आपका ईमेल हैक होता है, आपका इंस्टाग्राम हैक होता है, एज इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है, तो आप सीधे यूट्यूब के ग्रीवांस ऑफिसर के पास जा सकते हैं। और वहाँ पे आपको ग्रीवांस रिपोर्टिंग में बिना पुलिस के पास जाए हुए, पुलिस आप रिपोर्टिंग करें तो अच्छा है, बट डायरेक्टली आप उनको जाएंगे, आप बताएंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ये इसका पता है, इसको किसी ने हैक कर लिया है, वो इनफैक्ट जो ग्रीवांस ऑफिसर है उसके पास नाउ ही इज रिस्पांसिबल टू रिस्टोर, आपका चैनल को रिस्टोर करके देगा। बट विल दे बी रिस्पोंडिंग इंडिविजुअली? बिकॉज़ माय एक्सपीरियंस हैज बीन नॉट सो गुड। व्हेन वाज दिस एक्सपीरियंस? 2021। उसके बाद अमेंडमेंट आया। ओके अब आप चाहिए, एंड इफ योर एक्सपीरियंस रिमेन सेम, लेट अस नो अबाउट इट। तो अभी क्या है, ग्रीवांस ऑफिसर्स आ गए, और 2021 के बाद एक और डेवलपमेंट आया है, ग्रीवांस एपलेट कमिटी, GAC। इस वेबसाइट को ध्यान रखें, gac.gov.in। तो अगर आपका 2021 के जगह अगर हाल फिलहाल अगर कुछ होता, तो मैं आपको एडवाइस करता कि अगर प्लेटफॉर्म नहीं जवाब दे रहा, सीधे आप ग्रीवांस एपलेट कमिटी के पास जाइए। भारत सरकार का ये वेबसाइट है, अपलोड कीजिए कंटेंट, मतलब अपना इंफॉर्मेशन, और वो भारत सरकार दबाव बनाती है ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि आप इनको असिस्ट कीजिए, नहीं तो हम आप पे फाइन करेंगे। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है और यूजुअली जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको रिस्पांस नहीं मिलता था, इफ आई मे से दैट। अब हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तो इसलिए बता दें आप सब, पहले तो प्लेटफॉर्म के पास जाइए। पहले तो प्लेटफॉर्म ही खुला नहीं था आपके जवाब लेने के लिए। अब तो प्लेटफॉर्म मजबूरी में है कि उसको लेना है, क्योंकि मुझे ये बोला गया था कि उन पे बहुत प्रेशर रहता है, दे हैंडल लॉट ऑफ केसेस, दे हैव टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल, उनको तो रिस्पांसिबल होने की जरूरत ही है। राइट। और GAC आ गया, GAC के थ्रू आप क्या है कि और एडिशनल दबाव आ सकता है वहां पे। और फिर बहुत सारे एक्ट्स, DIA आने वाला है, डिजिटल इंडिया एक्ट है, DPDP एक्ट आ चुका है, ये सब अभी रिसेंट है। ये अभी 2023-24 के डेवलपमेंट। गवर्नमेंट इज वर्किंग इन वेरी मच। One thing which I would like to focus on is deep fake. It's AI के बाद एक ऐसा समय आएगा, मुझे लगता है being a media literacy trainer, कि आप वो अंतर करना भूल जाएंगे और या तो आपको नहीं पता चलेगा। क्या करें ऐसे मामलों में? देखिए, ऐसे मामले में पहला तो मैं हर चीज़ में आपको बताता हूँ कि हमें अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। डीप फेक को अगर आपको वीडियो आ गया, तो आपको एज एंड यूज़र आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि उस वीडियो को कैसे पता लगा कि वो AI जनरेटेड है या डीप फेक वीडियो है या मिस इन्फॉर्मेशन है। तो आज के दिन में बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे गूगल रिवर्स इमेज सर्च करके एक है, उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं ये इमेज कहीं पहले तो यूज़ नहीं हुआ है। और ऐसे से बहुत सारे ओपन टूल है जहाँ पे आप सिर्फ वीडियो को अपलोड करेंगे और वो वीडियो बता देगा कि आपको कि वो वीडियो सही है या नहीं है। भारत जेन अभी एक और रिसेंट डेवलपमेंट है। भारत जेन अब इंडिया खुद अपना LLM AI का ये रहता है, क्योंकि अभी तक क्या है, हम जेन AI की बात करें तो हम या तो जेमिनी की बात करेंगे या चैट GPT की बात करेंगे। तो अब हमारा खुद का अपना AI मॉडल LLM अपना इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात हो रही है आज के दिन में। तो उसके थ्रू अब हम लोग बहुत सारा ये चीज़ करने वाले हैं कि वहाँ पे भी टूल्स बनने वाले हैं, ऐप्स बनने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने इस तरह के वीडियोस को डालें, कंटेंट को डालें, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन आपके सामने पता चल जाएगा। तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जितना हम इस तरह के नेटवर्क बढ़ा पाए गांव-गांव शहर में,
या अच्छा। कहीं पे, और हर वो डिसेंट्रलाइज करके करना जरूरी है। सरकार अकेले कुछ नहीं कर नहीं कर सकती है। सकती है। सोसाइटी को सामने आना होगा, इंडस्ट्री को आना होगा, पूरा इकोसिस्टम तभी बनेगा, तब इंडिया में आप देखिएगा कुछ कि दिखेगा। चीज होगा। और आज जैसे हमने आज जाना CSC और VLEs और ये सब चीजें, राइट। तो इनको एम्पावर, इनको भी रोल प्ले करने की जरूरत है, तो तभी ये चीज रुक पाएगा। तो इतना जब हमने बात किया, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी हाँ। कि काम तो बहुत हो रहा है, हम्म, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट थोड़ा हाँ। यूथ ओरिएंटेड भी है, हाँ। उन्हें वैल्यू मिले, हाँ। करियर कैसे बना सकते हैं, वो स्किल गैप कहाँ है और क्या कर सकते हैं। स्किल गैप सुपर्ब है। मैं सुपर्ब मतलब स्किल गैप है तो अपॉर्चुनिटी भी हाँ है। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गैप इतना अच्छा है तो यूथ के लिए। Right. अच्छा, एक और कन्वर्सेशन जो चल रही, जैसे मैं कनेक्टेड कहूँगा कि लोग बोलते हैं कि AI के आने के बाद जॉब खत्म। हाँ हाँ, ये बहुत कॉमन स्क्रिप्ट राइटर आपके मीडिया वर्ल्ड में किया, वही स्क्रिप्ट लिखना किया, ChatGPT करो आ जाएगा, गाना का स्क्रिप्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा। बट आज के दिन में मेरा ये मानना है कि ये बहुत सारे नए जॉब्स को पैदा कर रहा है। पहली बात अगर कहूँ तो जैसे आपका प्रॉम्प्ट राइटर, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके कहा गया कि आपको प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी सोचना पड़ेगा, तो कैसे वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यूरेट करे कि आपको जो आपका जो रिजल्ट आए वो अच्छा बढ़िया है, क्वालिटी रिजल्ट है एंड ऑल दैट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया। AI रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स इमर्ज हो रहे हैं। ड्रोन्स की बात करें तो अभी इंडिया में मेजर मिशन चल रहे हैं, जो मैं सारे जो यूथ जो देख रहे हैं। पहले तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट अभी होस्ट करने वाला है 2026 में, फरवरी में, जहां इंडिया का लीडरशिप दिखाया जाएगा कि AI में हम कितना कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारा अनाउंसमेंट सुनने वाले हैं अराउंड फरवरी 2026। इंडिया ये मिशन है। इंडिया ये मिशन के साथ अगर कोई भी यूथ अगर लगता है कि AI के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, आप AI इन एग्रीकल्चर, AI इन हेल्थ केयर, AI इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वर्क ऑन अ स्टार्टअप आइडिया, और उस स्टार्टअप आइडिया को आप इंडिया AI मिशन को पिच कर सकते हैं। ओके। वहाँ पे दे हैव ग्रांट्स, बहुत सारे अच्छे ग्रांट हैं, और इस तरह के आप ग्रांट के लिए पिच कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी निकला हुआ है। फिर इंडिया ड्रोन मिशन है, इंडिया क्वांटम मिशन है, सारे इतने सारे मिशन अभी बने हुए हैं कि बस ये है कि आपको एज यूथ सोचना है कि आपको क्या इसमें करना है और कौन सा फील्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। ग्लोबली स्किल शॉर्टेज है। भारत का तो छोड़ ही दें, हर कंट्री में आप जहां भी जाइए, अगर आप इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में भी जाना चाहते हैं, तो जॉब्स की तो कोई कमी नहीं स्पेस में। लोग तो ये रो रहे हैं कि हमारे पास लोग आए जो कि हम उनको हायर करें। मैन पावर, हमारे पास रिक्वेस्ट आता है कि क्या तुम 100 प्रोफाइल ये भेज सकते हो जो कि इस तरह के लोग जो AI और LLM पे काम किया है, जो AI सेफ्टी पे काम कर रहा है, या ड्रोन्स पे काम कर रहा है, कामाकाजी ड्रोन पे काम कर रहा है विद इन इंडियन आर्मी। अब बहुत सारे अभी रिसेंटली टेरिटोरियल आर्मी के की बात कर रहा हूँ, जो भी फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, TA के अभी अंदर में साइबर स्पेशलिस्ट हायर किए गए, और TA आगे आने वाले समय में भी साइबर स्पेशलिस्ट, ड्रोन स्पेशलिस्ट सब हायर करने वाले हैं। तो ये सब हर जगह, हर स्पेस में, हर तो इसका गाइडेंस कहाँ मिलेगा? क्योंकि अगेन अगर आप गूगल में खोजते तो हो सकता है आपको गाइडेंस सही नहीं मिले। हाँ, आई एम श्योर भारत सरकार इस पे भी काम मैं अभी सुना हूँ, अभी कुछ इनिशिएटिव्स जो कि पाइपलाइन में हैं, जो उसमें आने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा स्कैटर्ड है। बट अगर एक नॉर्मल गूगल सर्च भी आप करेंगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, अगर बात करें तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। इंडियन आर्मी ने अभी एक हैकाथॉन भी लॉन्च किया है टू आइडेंटिफाई दो साइबर टैलेंट। इसका नाम है टेरियर साइबर क्वेस्ट, जो इंडियन आर्मी का है। और अभी ये नॉमिनेशंस ऑन है, जहाँ पे बग बाउंटी हंटर्स को खोजा जा रहा है, हैकर्स, एथिकल हैकर्स जो ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको टारगेट दिया जाएगा, और उसी में से जो स्मार्ट लोग हैं शायद इंडियन आर्मी हैक करे। अभी जस्ट इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी चल रहा है, कंक्लूड नहीं हुआ, अभी चल रहा है वहाँ पे, वो एक अच्छा प्रोग्राम है। तो इस तरह के बहुत सारे, MHA ने अभी किया CCTV हैकाथॉन। तो इस तरह के क्यों इतने सारे हैकाथॉन्स एक्टिविटी चल रहे हैं? तो क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनल रिक्वायरमेंट है कि ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई किया जाए, and lot of skill based talent, lot of skill based, right। और एक चीज तो मैं पूछना चाहूंगी, एथिकल हैकिंग, कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि आपके फ्रेंड्स ने बोला हो कि थोड़ा हैक करके दिखाओ, ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन? बहुत बार। क्या करते हैं? स्कूल के टाइम से है, मेरे टाइम में ऑर्कुट था, तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट, और लोगों को पता चल गया था कि ये करता है, और लॉ इन्फोर्समेंट भी उस समय थोड़ा बहुत, पुलिस मेरी मदद लेती थी, तो मैं हेल्प करता था, बट बिकॉज ऑफ कुछ सम एक्टिविटी, समथिंग एंटी नेशनल एंड ऑल दैट, तो स्कूल में पता चल गया। तो मैं, लेकिन अपना एक चीज़ आई वाज क्लियर कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का भी नहीं हैक करता था। तो ऐसा, तो मैं क्लियर बाउंड्री बीच में रखता था, बिकॉज दैट्स व्हेयर एथिक्स कम्स इन।
तो मैं उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया। हाँ, रिक्वेस्ट तो आज भी आते हैं, कभी कोई बोला होगा चलो बैंक का वेबसाइट हैक करके दिखाओ? आते रहते हैं। तो मेरे को, हमें पे ट्विटर पे आप जाइए, ये चाहिए तो हर तरह के लोग में टैग करते हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड का मेरे को हैक करके दे दो, या ये इसको कर, तो इस तरह का चीज़ आता है। तो अभी मतलब ये फ्लड मेरे पास अभी भी आते रहता है। बट बैंक वाला, इंटरेस्टिंगली बैंक वाले लोग ऑफिशियली अब लिखते हैं। अच्छा। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, या BFSI की बात करें, या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बोलते हैं कि आप सामने से दे हायर अस ऑन बोर्ड, कि आप हमें बताइए कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, आप कोशिश कीजिए हैक करने का एज अ हैकर, एंड लेट अस नो कि और टू क्या क्या टेस्ट, गैप्स है, टू टेस्ट। राइट। तो अब ये एक नया बग बाउंटी, इसलिए मैंने बग बाउंटी कि अच्छा। आप जितना बग्स निकालेंगे उतना आपको हाँ। बाउंटी मिलेगा। ओह तो वाओ। तो ये सब भी अब बहुत Okay. चीज इमर्ज हो I चुकी है। remember you हाँ। telling me once when I told you कि Vineet your life and I know हाँ। I want to be like you. हाँ। आपने कहा था कि मेरा ऐसा मत बना, I don't get time for my family. हाँ। How do you de-stress Oh. in spite of all these things? That itself, and as we are speaking my phone is constantly Yes, buzzing. yes. तो मैं तो ये is a big I say a very big challenge, but मैं इसे एक पॉजिटिव भी लेता हूँ, कि इन द सेंस कि at least there is a gap which I am able to fill. मैं उस गैप को फिल कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं मदद कर पा रहा हूँ, लोग को असिस्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट हमें उस फ्लड आ जाता है कि हम हर एक इंडिविजुअल को मदद नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी बात हो रही थी नीचे कि 24 घंटे, और लोग बोले थे अगर 1 घंटे एक्स्ट्रा, मैं बोले 24 घंटे 1 घंटे नहीं, मेरे को 24 घंटे और एक्स्ट्रा चाहिए, 48 घंटे होने चाहिए एक दिन में, तब मैं जाके थोड़ी तो भी मेरी शायद लाइफ, कम पड़े। हाँ, तब मेरी लाइफ थोड़ी बैलेंस होगी। बट हैविंग सेड दैट, नाउ साइबर पीस टीम भी ग्रो कर रही है, और हमारे साथ जो भी अब लोग हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने थोड़ा फैमिली को टाइम दे सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, पैशन इज वन थिंग, बट आई स्ट्रांगली फील दैट गिविंग टाइम टू द फैमिली इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यू नेवर नो वेदर द टाइम विल कम बैक टू यू। So do you think आपका वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट करता है? अभी तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं एग्जिस्ट करता है, बहुत डिफिकल्ट है। बट आई एम एमिंग, कि मैं एम कर रहा हूँ, और मेरा ये है कि मैं 40 साल में एकदम टारगेट सेट किया, द डे आई रीच 40 आई विल टेक अ अर्ली रिटायरमेंट। ओके। मेरे लिए 40 मेरा ये है कि 40 साल टच करते, फिर आई विल एंड अप गोइंग टू द रूट्स। और You sound like ऋतिक रोशन हो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं देख वो पूरा नहीं Yes. देखा, बट मैं कि आई हैव डन इनफ। मैं स्टार्टिंग में बचपन से करते आ रहा हूँ। तो बोले कि आई विल पुट अ पॉज, कि अब वहाँ आराम से मैं अपने खेती बाड़ी में, अपना गांव में क्या अपना ये रहूँगा। आई डू एग्री टेक, कुछ एग्रीकल्चर एंड टेक, एंड ऑब्वियसली आई विल कीप ऑन मॉनिटरिंग व्हाट साइबर पीस इज डूइंग, और कंट्रीब्यूट करने का। बट मेरा एम वही है कि ग्रास रूट में जाके लुक फॉर अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, एंड हाउ उस प्रॉब्लम चैलेंज को कैसे सॉल्व करें। तो मैं उस तरह के नए So चैलेंजेस, that's like a true entrepreneur. Yeah. So last question, one message to the youth when it comes to cyber security and being a good netizen. मेरा ये कहना है कि अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो यूथ को, आई मीन, डोंट गो फॉर फ्री लंचेस। और उसका मैं बताऊं कि कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिल रही है तो आप समझ जाइए कि उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। हो सकता है कि आप ही प्रोडक्ट हों उस चीज़ के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि पहली बात कि नथिंग इज़ फ्री, एंड अवेयर रहें। एंड एज यूथ कैन बी द एम्बेसडर्स फॉर द चेंज। और मेरा ये भी मानना है कि एज यूथ यू शुड हैव फायर बर्निंग इनसाइड योर बेलीज। ये अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, बट मैं लिटरली मैंने प्रैक्टिस किया थ्रू आउट लाइफ कि यू हैव टू हैव दैट हंगर। आपके अंदर वो हंगर होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि किस तरह से कोई भी अगर सोशल प्रॉब्लम है, साइबर एक क्षेत्र है, बट इतना सारा एलाइड क्षेत्र है साइबर के अराउंड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अराउंड, कि देयर इज अ लॉट टू डू, बहुत कुछ करने को है। तो आपको बस ये है कि थोड़ा सा, अब आज के यूथ को मैं यही कहूँगा कि हल्का सा अपनी जो नींद को थोड़ा कम कर लें, और कोशिश करें कि हाउ यू कैन यूटिलाइज एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ। यू हैव फन, इंजॉय करिए, सब कुछ कीजिए, बट अभी क्या है, चीज़ें उस तरह से बजिंग हैं, और स्पेस का यू कैन टेक एडवांटेज टू द मैक्स। और वही मेरा एडवाइस होगा यूथ को कि मेक श्योर कि आप यू कैन बी ए यूट्यूबर। आप एक यूट्यूबर बन करके भी आप इतना कुछ कर सकते हैं कि, एंड यूट्यूबर से भी आप सोशल रेस्पॉन्सिबल यूट्यूबर। हाँ, रिस्पॉन्सिबल इज द की, कि एज अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूब वॉट एवर यू डू, मेक द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी आप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अब्यूज़ ना करें, क्योंकि अब्यूज़ करने में इमीडिएट पैसा तो है,
लेकिन उसके Long term लॉन्ग टर्म sustainability. नहीं है, लॉन्ग टर्म यू विल पुट बिहाइंड बार्स एंड ऑल दैट। सो मेक श्योर कि जब पॉजिटिवली आप इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी को इतना बेनिफिट कर सकते हैं, तो गलत रास्ते में क्यों जाना? Right. एंड दैट इज व्हाट आई अपील एवरीवन। Thank you so much being on TVC Gupshup. Thank you. I hope the youth will benefit a lot. I know they will. Thank you so much. Thank you. My pleasure. Thank you.